हे गाइस, मैं साक्षी आपका वेलकम करती हूँ कुमुद्स एकेडमी के इस चैनल पर। और थंबनेल को देखकर पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम घटना चक्र की पिक्टोरियल पिक्टोरियल घटना चक्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे फिर वो आपका ACIO एग्ज़ाम हो, RRB, SSC, बैंक या स्टेट BCS एग्ज़ाम्स, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब उद्देशिका और प्रस्तावना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वर्ड्स है ये देख लेते हैं। इसको आप पढ़ लेना गूगल से निकाल के, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है तो देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की देखिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं और मैंने भी अंडरलाइन कर दी है। इनसे क्या पता चल रहा है? तो हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा ये प्रियम्बल 4 क्वेश्चंस के आंसर करता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। कौन कौन सी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 ये बताता है कि संविधान का स्रोत यानी सोर्स क्या है। तो संविधान का स्रोत यानी सोर्स क्या है, ये जानने के लिए आप प्रियम्बल के शुरुआती ये 3 वर्ड्स को देखेंगे। हम भारत के लोग, तो इसमें कहा गया है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ है, ये हम भारत के लोगों ने तैयार किया है और खुद ही को आत्मार्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको संविधान को बनाने के लिए कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर नहीं आई थी और ना ही ये ब्रिटिशर्स ने बनाया या दूसरी देशों से हमने इसको क्या नाम लिया है एज इट इज। ये हमारे देश के लोगों ने खुद बनाया है। अब ये लोग कौन हैं? तो आपको पता होगा 389 लोग, जिनसे मिलकर के बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था? पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट किया था। उस समय देश की पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 35 करोड़, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा संविधान हम भारत के लोगों का संविधान है। तो हमें स्रोत पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान की प्रकृति प्रकृति नेचर क्या होगा। जो संविधान का नेचर होगा वही देश का नेचर होगा, यानी देश की प्रकृति होगी। तो वो कैसी है? तो यहाँ पर आपने ये वर्ड्स देखे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य। तो ये 5 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन आगे करूंगी, बट याद रखना है कि भारत की जो प्रकृति है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम बोलते हैं सोवरेन, समाजवादी है सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष हो जाती है सेक्युलर, इसको धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। याद रखना है, पंथ निरपेक्ष को लिख देती हूँ, धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। और फोर्थ वर्ड है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, जिसका मतलब डेमोक्रेसी है, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। इसको आप याद रख सकते हो SSSDR, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है SSSDR, याद रखना है। भारत की प्रकृति है SSSDR, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है जो कि हमें प्रस्तावना से पता चलता है, जिसका जवाब हमें प्रस्तावना से मिलता है। तो ये बताता है संविधान बनाने का उद्देश्य।
ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो पता चलता है हमें बाकी इन वर्ड से, न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता और अखंडता, बंधुता। ठीक है, तो याद रखना है न्याय कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता प्रतिष्ठा और अवसर की। एकता और अखंडता राष्ट्र की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है उद्देश्य। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन जो कि है, एक डेट मेंशन की गई है, तो कौन सी डेट मेंशन की हुई है, 26 जनवरी, नहीं 26 नवंबर 1949। इस डेट से क्या पता चलता है, क्या एनफोर्समेंट यानी कि यहाँ से संविधान लागू हुआ ये पता चलता है, तो नहीं, यहाँ से लागू होने का नहीं पता चलता, बल्कि यहाँ से पता चलता है अधिनियमन का। अधिनियमन बोलते हैं इनेक्टमेंट को। ठीक है, इनेक्टमेंट यानी कि यहाँ पर एक्ट के फॉर्म में रेडी कर दिया। ठीक है, ये लागू होता है कब, 26 जनवरी से 1950 से। क्लियर, तो यहाँ से आपको ये जान लेना है कि 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलते हैं प्रियम्बल से, और इसीलिए प्रियम्बल के लिए काफी सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि के एम मुंशी ने जन कुंडली बोला है, कहीं पर आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, संविधान की रूपरेखा और न जाने क्या क्या। ठीक है, अब मुझे आप एक वर्ड, एक चीज बता दीजिए, क्या नाम, मैंने आपको बताया था जब थर्ड मीटिंग हुई थी, थर्ड मीटिंग किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग की डेट क्या थी, तो डेट थी 13 दिसंबर 1946। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, वहां पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, और मैंने कहा था कि आगे चल के यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कारण बनता है प्रस्तावना में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना के रूप में उसे डालने का। याद है ना, तो इसी तरीके से चीजों को लिंक करते हुए, याद रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सेम चीज अभी जो मैंने आपको बताई, उद्देश्य का प्रस्ताव जिसको प्रियम्बल कहते हैं, तो प्रस्तुत की थी ये 13 दिसंबर 1946 को। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर 22 जनवरी 1947 को, आप देखिए लगभग एक महीने में ही क्या हुआ, इसको सबने स्वीकार भी कर लिया। और याद रखना इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है यूनानिमसली। यूनानिमसली, और यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सभी ने स्वीकार कर लिया, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। क्लियर, तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर उद्देशिका की विषय वस्तु। तो क्या क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताती चलूंगी। सॉवरेनिटी या सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है, तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब यह है कि भारत अपने जो डिसीजंस हैं, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, वो खुद ही लेगा। यानी कि ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में हम कोई डिसीजन लेंगे, ना ही कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। ठीक है, और ना ही हम किसी के अंडर डोमिनियन है। क्लियर, तो भारत एक पूरी तरीके से स्वतंत्र देश है और अपने डिसीजंस वह खुद लेता है, इसका मतलब ये है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज समाजवादी। इसको गांधी का समाजवाद भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम सीधे सिंपल वर्ड्स में समझे तो मतलब हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। देश जब आजाद हुआ तो कहा गया कि हमारे देश की जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी, तो सब ने कहा, अलग अलग व्यू थे, लेकिन बाद में इस बात पर सब मान गए कि हम अपने देश की इकोनॉमी को मिश्रित रूप में रखेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं होगी और ना ही सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होगा, बल्कि दोनों सेक्टर मिलकर के काम करेंगे। पीछे इसके पीछे कुछ रीजंस थे। क्या रीजन थे, ये ऐसा था कि जैसे आपने देखा होगा उस समय
देश जब आजाद हुआ तो पूंजीवाद से डर लगता था देश को। तो पूंजीवाद का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होना, उसका प्रोक्योरमेंट होना। ठीक है, तो हम इससे डरते थे, तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज तो नहीं कर सकते थे। हालांकि अच्छा ऑप्शन हो सकता था, देश उस समय गरीब था, आई मीन गवर्नमेंट उस समय गरीब थी तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी। बट ये भी था कि प्राइवेट सेक्टर को अगर दे दिया तो ये तो सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती है। और अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट के हाथों में गुड्स और सर्विस, जितना भी देश में सामान बनेगा और सेवाएं होंगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोक्योरमेंट और उनका फिर डिस्ट्रीब्यूशन आगे सभी में ये गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं थे। और दूसरा, ये एक तरीके से देश के आज़ाद होते ही गवर्नमेंट का सब जगह कंट्रोल हो जाता, तो एक तरीके की क्या नाम, कम्युनिज्म का पार्ट बन जाते, तो वो भी नहीं चाहते थे। आपको पता ही होगा, जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथों में होती है गुड्स और सर्विसेज, उसको कहा जाता है कम्युनिज्म, साम्यवाद। ठीक है, और जहां पर पूरी तरीके से हाथों में होता है प्राइवेट सेक्टर के गुड्स और सर्विसेज, उसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। और ऐसी कंट्री को कहते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, और जहां पर गवर्नमेंट के हाथों में होता है ऐसी कंट्री को कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री। और अगर आपको पता है तो एग्जाम्पल्स तो आपके मन में आ ही गया होगा। कम्युनिस्ट कंट्री का एग्जाम्पल है रशिया, रशिया और चाइना। हालांकि अभी ये देश भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि रशिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और कैपिटलिस्ट कंट्री का एग्जाम्पल आपको पता ही है, यूएस। ठीक है, बट हमने दोनों के मिक्स फॉर्म को अपने देश में लिया। और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो किस फॉर्म में, एजुकेशन के सेक्टर में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है मेडिकल फील्ड में, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जिसको जैसी सुविधाएं चाहिए, जिसको जो अफोर्ड कर सकता है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बट रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया है, और इसको एक तरीके का मोनेटाइजेशन भी कह रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट एक तरीके से नेशन के एसेट्स होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे करके मोनेटाइज कर रही है, ताकि इस पैसे को फिर कहीं और डाइवर्ट किया जा सके, यानी लोगों की दूसरी तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट इसको डाइवर्ट कर सके। राइट, लाइक अभी आपने देखा भी होगा रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया है। और इसके अलावा इसरो का भी, अभी तक इसरो ही संभालती थी स्पेस मिशंस को, अब इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। इसका मतलब क्या होता है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहती हूँ। पहली तो बात ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश अगर धर्मनिरपेक्ष है तो वो धर्म की अवहेलना करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि भारत सभी धर्मों के साथ सम्मान से पेश आएगा, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, इक्वली ट्रीट करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, कुछ देशों में इसका मतलब ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से रिलीजन से दूर रहेगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ की पॉलिटी, यहाँ के लॉज, यहाँ के एक्ट्स कई बार रिलीजन के लिए भी आते हैं, रिलीजन में रिफॉर्म्स के लिए भी आते हैं। जैसे कि शबरीमाला केस आपने देखा होगा, टेम्पल में फीमेल्स की, हर उम्र की फीमेल्स की एंट्री कराने से रिलेटेड था। या बाकी आपने देखा भी होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट हज यात्रियों के लिए भी सुविधाएं देती है, तो तीर्थ यात्रियों के लिए भी, सिखों के लिए भी, पारसी के लिए भी। तो यहाँ पर धर्म के लिए गवर्नमेंट बायस लेस होकर के काम करती है, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिसका नेक्स्ट वर्ड है
लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर दो वर्ड है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो अगेन अब्राहम लिंकन की वही सिंपल बट बहुत हैवी क्या नाम डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। जैसे कि आपने देखा होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इन इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से पीएम और लेजिस्लेटिव इलेक्शन से सीएम की क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है, राइट। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो गणराज्य का यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे देश में, तो ये है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट होगी वो सभी के लिए ओपन होगी, ठीक है, सभी के लिए, अगर वो एलिजिबल है तो, ठीक। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है किंग है, और ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ किंगशिप के तहत उन्हीं की फैमिली मेंबर्स को मिलती है। तो वहां पर हेरिडिटरी यानी वंशानुगत चलता है, ठीक है। और हर एक देश के हेड ऑफ द स्टेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान के हेड ऑफ द स्टेट को सम्राट कहते हैं, हमारे देश में प्रेसिडेंट है, और बता दिया आपको यूके में राजा या महारानी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है उद्देशिका में न्याय बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन तरह का न्याय यहाँ पर दिया जाएगा लोगों को। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है, तो आप देख सकते हो, वैसे भी हमने कहा था कि प्रियम्बल जो है मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल देखते हो, आर्टिकल 14, 15, राइट टू इक्वालिटी। 15 क्या कहता है, RRCSP यानी कि रेस, रिलीजन, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सामाजिक रूप से न्याय दे रहे हैं, ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इकोनॉमिक फील्ड में अगर नेशन के रिसोर्सेज है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, तो इसका सीधा सा मतलब ये है। और ये आप DPSP में भी देखते हैं, ठीक है। DPSP में काफी सारे प्रोविजंस है जो इसी की बात करते हैं, राइट। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, राजनीतिक न्याय का मतलब यही होता है कि राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट सभी को होता है अगर वो एलिजिबल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्रिमिनल है या फिर किसी को 2 साल से ऊपर की सजा मिली हुई है तो उसको राइट टू कॉन्टेस्ट दिया जाए, यानी कि चुनाव के लिए खड़ा होना दिया जाए, ठीक है। तो वो सारे एलिजिबिलिटी का पार्ट हो गए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, लिबर्टी, किस किस फॉर्म में है, तो वह है विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। तो ये आपको आर्टिकल 25 to 28 के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 19 में दिख जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है प्रियम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट है समता यानी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब इसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वली दी जाएगी, अपने आप को प्रूव करने की या जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए अपॉर्चुनिटी, और उसमें इक्वालिटी होगी, क्लियर। और तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स को हमने देख ही लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में 42nd के तहत, 42nd क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मिनट इसको स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके तहत प्रियम्बल में खासकर 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी जो कि मैंने आपको बताया है, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, और पंथ निरपेक्ष यानी के सेक्युलर, और अखंडता यानी के इंटेग्रिटी, ठीक है। अखंडता वर्ड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये आपने देखा होगा,
यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता। क्लियर? अखंडता का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ वर्डिक्शंस दी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन को लेके कि जो संविधान है उसका पार्ट है ये प्रियम्बल या नहीं, तो इस चीज को लेकर के बहस हो गई। और उस फॉर्म में यहाँ पर कुछ वर्डिक्शंस हैं। एक ये कि ये स्वीकार कर लिया कि यस प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और एक ये कि अस्वीकार किया कि यस प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें मना किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है वो बेरूबारी केस है, और इसको याद रख लेना है। ठीक है, और जिसमें एक्सेप्ट किया गया था तो वह कौन सा है, वह है मेन केशवानंद भारती केस। ठीक है, पूरा है ये, इसका नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। आप बम्बई केस को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा क्या नाम होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में, तो इसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। ऑफ कोर्स कैबिनेट सिस्टम ही होता है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका में है। इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली से। ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्लियर? और संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है वो ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ने देश हमारे देश में आया और फिर यहाँ पर इस सिस्टम को लागू किया। हम इसके हैबिचुअल हो गए, तो बाद में देश की आज़ादी के बाद हमने इसी सिस्टम को फॉलो किया। फिर भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत किसको कहा जाता है, जनता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी पावर सारी कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ने बनाया है। ये हमारे प्रियम्बल के शुरुआती 3 वर्ड से पता चल जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है कि राज्य यानी देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अच्छा देखिए, हाँ मैंने इसको बोला था कि देश का जो प्रमुख होगा उसकी जो पोस्ट होगी वो सभी के लिए होगी। इसका मतलब यह है कि उस पोस्ट पर इलेक्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट ये जरूरी नहीं है, तो हमारे देश में ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्लियर? आगे, भारतीय संघवाद यानी फेडरेशन, भारतीय यानी इंडियन फेडरेशन को सहकारी फेडरेशन यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा है किसने, ऑस्टिन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडियन फेडरेशन एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, ये ऑस्टिन ने कहा है, याद रख लेना। भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। अब ये क्वासी फेडरल स्टेट का मतलब क्या होता है, वो ये कहना चाहता है कि ये पूरा फेडरल नहीं है, क्वासी है, आधा है। तो ये केसी विहर ने कहा है। ठीक है, याद रख लेना है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है, बस शॉर्ट में जान लीजिए फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है। इसमें जो पावर्स होती है, पावर्स का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट्स होंगे ऑफ कोर्स उन पर लॉज कौन बनाएगा, या यही मेन क्वेश्चन होता है। तो इन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लेवल पर या उससे ज्यादा लेवल पर हो सकता है, सेंटर और स्टेट, और आगे कहे तो लोकल लेवल पर, जिसको फेडरल बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में मिलती है, आर्टिकल 32 में मिलती है। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंचमेंट होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इसका मतलब ये है। संविधान को पवित्र दस्तावेज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान की आत्मा क्या है, उद्देशिका, और उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि इसको जन्म कुंडली जन्मपत्री भी कहा है के.एम. मुंशी ने। ठीक है, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो मेनली 2 ही तरह की होती है, एक हमारे देश में प्राचीन रूप से चली आ रही थी और एक अभी आधुनिक रूप से। प्राचीन काल में राजतंत्र होता था, अभी लोकतंत्र है। राजतंत्र के अंतर्गत शासक होते थे, अभी भी शासक है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोला जाता है। प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये नॉमिनल, राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, यहाँ पर शासक के लिए पोस्ट थी
राजा की, ठीक है। और राजा की पोस्ट अनुवांशिक होती थी और सत्ता का स्रोत स्वयं राजा को कहते थे। लेकिन हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, तो सत्ता का स्रोत जनता है और पद की जो क्या नाम, पद के लिए योग्यता जो होती है वो योग्यता के आधार पर होती है, ठीक है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई जो योग्यता है उसके आधार पर पद की योग्यता होती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। क्लियर? और एग्जाम्पल है सिर्फ हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनली आप देख सकते हो, अमेरिका, ब्रिटेन, इंक्लूडिंग भारत, अलग से कनाडा, फ्रांस आदि देश हैं। और आज भी कुछ देशों में यही सिस्टम चला आ रहा है, जिसके उदाहरण है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान, जहां पर शासक या राजतंत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम दो तरह का होता है। एक है अध्यक्षीय, जिसको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, और ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में कौन सी है आप मुझे बताइए। और समझ लेते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है, आपको पता है एक राष्ट्र होगा, उसका अध्यक्ष होगा, या आप कह सकते हैं राज्य का प्रमुख होगा। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वही शासन का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसके लिए एक ही पोस्ट होती है, अब उस पोस्ट को राष्ट्रपति बोल सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की पोस्ट एक ही होती है, जबकि हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट है और शासनाध्यक्ष कौन है, पीएम। ऑल्दो प्रेसिडेंट को बोला जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और पीएम को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसको बोलते हैं राज्य का प्रमुख, और ये जो राज्य वर्ड यूज हुआ है ये यूपी, राजस्थान, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है, ये हुआ है देश के लेवल पे। और तो राष्ट्राध्यक्ष की जो पोस्ट होती है उसको राष्ट्रपति कहते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे देश में राष्ट्रपति है। और इसको राजा भी बोल सकते हैं, या फिर उसको कोई और नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा शासनाध्यक्ष, शासन मतलब जो रूल करता है, या यूं कहिए कि जिसके हाथों में रियल एग्जीक्यूशन की पावर होती है। तो शासनाध्यक्ष यानी सरकार का प्रमुख, उस पोस्ट को हमारे देश में पीएम कहते हैं। तो ये दोनों पोस्ट अलग अलग है। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष की और शासनाध्यक्ष की दोनों ही एक है। तो ये डिफरेंस समझ आया। अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष है और शासनाध्यक्ष है। संसदीय यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? और तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वही राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएस। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो राज्य का यानी देश का नाम मात्र का प्रमुख होता है, स्टेट का हेड होता है ना, और दूसरी पावर्स नहीं होती है। दूसरी पावर्स का मतलब है एग्जीक्यूशन में या फिर गवर्नमेंट को चलाने वाली जो रियल पावर्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, वो नहीं होते, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होते। ऑल्दो सारे बिल पर राष्ट्रपति की कंसेंट जरूरी होती है ना, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में ना समझे इसको। हाँ, अब आते हैं जो प्रधानमंत्री है, शासनाध्यक्ष है, वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्रिटेन और भारत है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, राज्य, अब फिर से वही, इसको छोटे स्टेट के लेवल पर नहीं देखना है, ये नेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो राज्य है उसके प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, ये डायरेक्ट पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, यानी हम कहेंगे कि ये एक देश है, ये एक राष्ट्र है, तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या होंगे। अगर वह संप्रभु है, सॉवरेन है, ठीक है, अगर वह सॉवरेन है तो हम कहेंगे कि वह एक राज्य है। बट यही एक एलिमेंट नहीं है।
अगर उसके पास एक पॉपुलेशन है तो हम कहेंगे कि यस, पॉपुलेशन यहाँ पर है और यहाँ पर कोई तो हेड होगा ही। जब पॉपुलेशन है तो लीड भी कर रहा होगा और वही डिसीजंस ले रहे होंगे। तो हमने कहा कि संप्रभु भी है, पॉपुलेशन भी है, इसके अलावा एक उसके पास टेरिटरी है, यानी लैंड है। ठीक, टेरिटरी, इसको टेरिटरी बोलेंगे। और उसके बाद फिर वहां पर एक गवर्नमेंट भी है। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, याद रख लेना है। सॉवरन होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स माने जाते हैं किसी भी देश को अपना अपने आप को देश कहने के लिए। ठीक है, चलिए। और आज हम चलिए अनुसूची भी कर लेते हैं जल्दी से। अनुसूचियां जिसको शेड्यूल बोला जाता है, स्केड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल, राइट, शेड्यूल कितनी होती है? तो ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अलग अलग टाइम पर इनको जोड़ा गया है। जैसे कि 9th वाली शेड्यूल है वो जोड़ी गई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951 में। और 10th अनुसूची को जोड़ा गया है, इसको बोलेंगे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। और 11th और 12th 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है 1992-93 में। ठीक है, 1992-93 में। अब ये हम कई बार ऐसे लिखते हैं 2 years को, ऐसे ज्यादातर आप बिल और एक्ट की फॉर्म में देखते हो 2 साल के अंदर उसको एक्सपैंड करके रखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको बनने में, उसको इंट्रोड्यूस कराने में और उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने में टाइम लगा, फिर उसके एनफोर्समेंट में, है ना। तो उस पीरियड को शो करने के लिए इसको 2 सालों में दिखा देते हैं। ठीक है, डैश लगा के 92-93। क्लियर? तो चलिए, इस तरीके से पहले सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और अभी कितनी है टोटल? 12 है। ठीक, तो ये जो 4 हुई है ये आफ्टर, मतलब हमारे संविधान लागू होने के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। एक एक को समझ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि ये स्टेट्स की बात करता है। यहाँ पर सच में राज्य है, ये नेशन की बात नहीं हो रही है, ये स्टेट्स की बात हो रही है। प्लस यूटीज, यूटी मतलब क्या? यूनियन टेरिटरीज। और हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो अब मुझे आप ये बताइए टोटल स्टेट्स कितने हैं? आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन, बट मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ। टोटल स्टेट्स प्लस टोटल यूटीज कितनी है? क्योंकि इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले 3-4 सालों में। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, दादर नगर हवेली, तो उन सब के बाद कुछ तो चेंज हुआ है। तो आप बताइए मुझे, आप अवेयर हो या नहीं? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची, जो कि है राष्ट्रपति एवं अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। इसमें क्या बात की गई है? तो ये बात करती है इमोल्यूमेंट्स की, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की। ठीक है, अब तो कौन कौन है? तो इसमें 9 पद हैं। वो कौन कौन से पद हैं देख लेते हैं। तो इसको 2 लेवल पे देख लेते हैं, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। इजी रहेगा याद करना। सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट लेवल पर कौन होता है? गवर्नर। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ऐसे ही स्टेट में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, और फिर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। अभी मैं आपको बताऊंगी, बस आप देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, और क्या रह गया है? और रह गया है, यस, हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। और एक और रह गया है जिसको हम सेंट्रल स्टेट नहीं बोलेंगे बल्कि ये सिंगल बॉडी है, कैग। अब प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा, लोकसभा के अलावा ये स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और कैग। तो ये टोटल हो गए 9। ठीक है। यहाँ पर दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारी, तो ये सब है यहाँ पर उनके वेतन यानी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस की बात की गई है। क्लियर, समझ आया? ये 9 याद रखना है। और इसमें आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सेम स्टेट के लेवल पे। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा की स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं विधान परिषद, उसके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, ये सब इसमें आते हैं। अब आते हैं तीसरी अनुसूची। ठीक है, आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को क्या इमोल्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, या वाइस प्रेसिडेंट का इसमें नाम क्यों नहीं आया है? तो याद रखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, बताइए मुझे। वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल जो कि बात करता है शपथ प्रतिज्ञान की, ओथ एंड एफर्मेशंस की। इसमें भी 9 तरह के लोगों को ओथ और शपथ दिलाई जाती है। तो वो कौन कौन सी पोस्ट है तो देख लेते हैं। एक तो है इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स अब ये 2 लेवल पे होंगे। एक होगा सेंटर के लेवल पे कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए उठते हैं, यानी कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होना है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होना है उसकी कैंडिडेट्स की, तो इलेक्शन कैंडिडेट्स बोलते हैं। इलेक्शन कैंडिडेट्स के सेंटर में और इलेक्शन कैंडिडेट्स की ओर स्टेट में। तो ये हो गए 2। फिर उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके अलावा मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स भी 2 लेवल पे, एक सेंटर और एक स्टेट। इसके अलावा जजेस, जजेस भी 2 लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैग, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो समझ आया कि थर्ड अनुसूची में शपथ किस किस के लिए होती है, शपथ और प्रतिज्ञान किस किस के लिए होता है। तो इलेक्शन कैंडिडेट सेंटर और स्टेट दोनों पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर्स सेंटर और स्टेट पर शपथ लेते हैं उनको, है ना, और जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कैग। ठीक है, और जो शेड्यूल सेकंड है और थर्ड है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेकंड वाले में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर भी आ गए, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ शेड्यूल जो कि बात करता है राज्यसभा में जो सीट्स होती है उनका आवंटन राज्यों से कैसे होगा, वो इसकी बात करता है। तो राज्यों से सीट्स का आवंटन। ठीक है, नेक्स्ट 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल है, किस बारे में बात करता है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया, कुछ एरिया शेड्यूल होते हैं यानी अनलिस्टेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ठीक, तो ये एरियाज क्यों अलग से मेंशन किए गए हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है ऑब्वियसली वो क्या है, ट्राइब्स है, वो भी शेड्यूल ट्राइब्स है ना।
ट्राइब्स हैं और इनका कल्चर बाकी लोगों के कल्चर से डिफरेंट होता है, तो उनको अलग से ट्रीट किया जाता है। तो 5वीं अनुसूची बात करती है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की, याद रखना है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, ये 2 वर्ड हैं और इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 6ठी अनुसूची। अब ये 6th शेड्यूल को 5th शेड्यूल से सेपरेट रखा गया है, इसके पीछे भी रीजन है। अब 6th शेड्यूल में क्या किया गया है, मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी AMTM, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं यानी ट्राइबल एरियाज जनजातीय क्षेत्र हैं, उसके प्रशासन से रिलेटेड है। तो आपने ऊपर देखा 5th शेड्यूल, जिसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब ये 2 वर्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर है AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। क्लियर? इन एरियाज को अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि इन एरियाज के डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, इस वाली अनुसूची में जो ट्राइब्स हैं, एरियाज हैं, उनसे भी अलग। ठीक है, या फिर ये समझ सकते हो कि यहाँ की ट्राइब्स का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा घुला मिला नहीं है बाकी लोगों से, तो ये और ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 7वीं अनुसूची। ये किसकी बात करती है, तो कई बार बात हो चुकी है प्रीवियस वीडियोस में कि लिस्ट है, 3 लिस्ट है, सीक्वेंस है। पहले संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सूचियां हैं और उसमें शक्ति यानी पावर्स, सब्जेक्ट्स हैं कि उन सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बनाएगा, तो उन शक्तियों का विभाजन किया गया 3 लिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61। कॉन्करेंट में कितने सब्जेक्ट हैं, 52। ठीक, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं एजुकेशन, तो स्टेट का भी बोर्ड होता है और सेंट्रल बोर्ड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इनको मैं डीपली नहीं पढ़ाना चाहती अभी, जब इन चैप्टर्स पे हम पहुंचेंगे तब करेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बात करती है भाषाओं की। कितनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं, तो ये 22 हैं, टोटल 22। जब देश का संविधान लागू हुआ था ये सिर्फ 14 थी, उसके बाद सिंधी को ऐड किया गया, उसके बाद 3 को ऐड किया गया जिसमें थी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और उसके बाद ये ऐड किया गया 4 को जिसमें आती है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये टोटल कितनी हो गई, 22। क्लियर? कब ऐड की गई है विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ पे स्पेस भी नहीं बचा हुआ। तो बस 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, और यही पहली अनुसूची से लेके 8वीं अनुसूची तक यही हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल थे। ठीक है, और बाद में इन चारों को ऐड किया गया है, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। 9वीं सूची बात करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया था 1951 में, और इसमें जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट्स डाले गए उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए था। ठीक है, आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर होती है जो गवर्नमेंट फैसला लेती है उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करने की। ठीक है, और उन रिव्यू से बचाने के लिए सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाई और बोला कि 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट डाल देंगे उन पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको नहीं देख सकती, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों किया गया, तो उसकी छोटी सी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद संविधान लागू हुआ तो देखा था कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो लैंडलेस है और काफ़ी ऐसे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, जमींदार है, तो लैंड रिफॉर्म्स किए गए। ऐसे में लोगों से लैंड ली गई और जिनके पास नहीं थी उनको देनी थी, लेकिन लैंड जो थी वो प्रॉपर्टी राइट के तहत थी, फंडामेंटल राइट था, तो उसको सरकार चाहती थी लोगों के भले में, लेकिन लोग कहाँ जा रहे थे,
कोर्स वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे थे कि उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो सोचना था वो भी सही था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे थे। तो इस तरीके के लैंड रिफॉर्म्स को करने के लिए या उसके बाद और भी इसमें डाले गए सब्जेक्ट्स, तो और उन पर जुडिशियल रिव्यू ना हो तो ये 9वीं अनुसूची है। ठीक है, मेनली लैंड रिफॉर्म्स याद रख लेना। 10वीं अनुसूची को हम दल बदल कानून भी कहते हैं एक तरीके से। ये आया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1985 में हुआ। दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, यानी कि क्या होता था, जैसे कि पहले क्या करते थे, आया राम गया राम आपने सुना भी होगा, जिसमें एक पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते थे, तो इस आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए ये कानून आया। ठीक है, इसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में आया या 93 तक, और फिर इस तरीके से उसको लागू किया जाता है। 24 अप्रैल याद होगा आपको, 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं बताइए, आप इसको सर्च करिए कि 24 अप्रैल को कौन सा नेशनल डे होता है। पंचायत से संबंधित है ना, और ये 11वीं अनुसूची भी उसी से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। ये लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हो और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म देने के लिए यहाँ पर इसको ऐड किया गया था। पंचायतों से संबंधित है, लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, और उसमें सब्जेक्ट है 29 जिन पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। ठीक है, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, जिसको क्या बोलते हैं, 3 स्तरीय, द्विस्तरीय और इस तरीके से, तो वो हम बाद में देखेंगे। बस याद रखना है 11वीं अनुसूची रिलेटेड है पंचायत से। ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत। 12वीं अनुसूची से संबंधित है, तो वह भी लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, लेकिन ग्राम के लेवल पर नहीं, शहरों के लेवल पर। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से, म्यूनिसिपलिटी से संबंधित है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट्स याद कर लो, 18 सब्जेक्ट्स पे ये कानून बना सकते हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होती है, और जाने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच।